सामाजिक समझौता सिद्धांत के हॉब्स के बाद दूसरे प्रमुख विचारक जॉन लॉक है। जॉन लॉक का जो जन्म है वो समरसेट शायर में रिंगस्टन नामक स्थान पर 29 अगस्त 1632 ईस्वी में हुआ। जॉन लॉक का एक विशेष महत्व है पॉलिटिकल साइंस के अंदर कर कि जॉन लॉक ने न केवल सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात कही है, बल्कि जॉन लॉक अनुभववाद के जन्मदाता भी माने जाते हैं। और प्रश्न यह है कि अनुभववाद किसे माना जाना चाहिए। तो अनुभववाद का तात्पर्य है कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उनके माध्यम से जो अनुभव प्राप्त होता है वही ज्ञान का मूल स्रोत है। और जॉन लॉक ने अनुभववाद को अपने सिद्धांत का प्रमुख आदर्श स्वीकार किया है। इसके साथ जॉन लॉक को हम उदारवाद के पिता के रूप में जानते हैं। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करते हैं और अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने एक कॉमन सेंस के आधार पर अपना चिंतन था तो वो प्रस्तुत किया। जॉन लॉक का एक महान परंपरा का ये पहला प्रवक्ता था और दूसरे शब्दों में वह मध्यकाल का अंतिम प्रवक्ता भी है, यानी उदारवाद के जनक हैं। वहीं मध्यकाल के अंत के प्रवक्ता के रूप में जॉन लॉक को जाना जा सकता है। जॉन लॉक के विचारों पर सबसे अधिक रिचर्ड हुकर की रचना का प्रभाव हुआ। जॉन लॉक की सबसे प्रमुख पुस्तक टू ट्रीज ऑनिवल गवर्नमेंट है, जो सन 1689 में प्रकाशित हुई। और जॉन लॉक ने उस समय प्रचलित जो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत था उसके अनेक कमियों को इंगित करते हुए प्राकृतिक अधिकारों में जीवन को, स्वतंत्रता को और संपत्ति के अधिकार को शामिल किया। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व दिया और जीवन स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में निहित माना। जॉन लॉक के विचारों में अमेरिकी संविधान के निर्माता जेफरसन मेडिसिन प्रभावित हुए। जेफरसन के अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख का अधिकार है। जॉन लॉक इसका समर्थन करते हैं। जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन थॉमस पेन ने किया। उन्होंने राइट्स ऑफ मैन नामक रचना लिखी। अतः व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को जॉन लॉक का मानना है कि कभी भी छीना नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ ही जॉन लॉक के जो प्राकृतिक अधिकार है उसकी जर्मी बेंथम ने आलोचना की और कहा कि प्राकृतिक अधिकार बकवास है। इससे बढ़कर कोई बकवास नहीं हो सकती। राज्य और सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना करना ही बेंथम के अनुसार अतार्किक है। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना एडमंड बर्क और रूसो ने भी की है। जॉन लॉक जो है उन्होंने संपत्ति के अधिकार पर विशेष बल दिया और संपत्ति दूसरों के लिए भी छोड़ना चाहिए, न केवल संपत्ति एक व्यक्ति के पास भी हो और वह दूसरों को लोग भी मिले। संपत्ति को कभी भी नष्ट न किया जाए। जॉन लॉक ने ऑन एसे कंसल्टिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नामक रचना में अनुभववाद को विशेष महत्व दिया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित है, जो उसके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। इस विश्व में ज्ञान पर उसका औचित्य केवल अनुभव द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। अनुभववाद की व्याख्या करते हुए जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति का मस्तिष्क जन्म से खाली स्लेट टेबुला रैसा के समान होता है, यानी खाली स्लेट के समान होता है, जो उस पर धीरे धीरे अनुभव के माध्यम से सारी चीज़ें अंकित होती जाती है। अनुभववाद के अनुसार कोई भी ज्ञान जो है वो पूर्व नहीं होता, बल्कि अनुभव के आधार पर ही प्राप्त होता है। इसके साथ जॉन लॉक को हम उदारवादी चिंतक के रूप में भी जानते हैं। उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा ही है। जॉन लॉक उदारवाद के जन्मदाता हैं और उन्होंने माना उदारवाद के स्वतंत्रता, सहिष्णुता, सहमति का शासन, संवैधानिक शासन इत्यादि जो रचनाएं हैं, इत्यादि जो आदर्श हैं, वो उदारवादी चिंतन का आधार है। जॉन लॉक ने व्यक्ति के स्वभाव के संबंध में माना कि
व्यक्ति सुख प्राप्त करने का इच्छुक होता है और दुख से बचना चाहता है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव नेक और अच्छा है। मनुष्य स्वभाव एक अच्छा प्राणी है। व्यक्ति को जीवन में से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक अधिकारों में लॉक की संपत्ति को सबसे अधिक महत्व दिया। जॉन लॉक ने तत्कालीन समय की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसका वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक ऐसे ऑन द लॉज ऑफ नेचर 1660 में लिखा कि प्राकृतिक अवस्था एवं युद्ध की अवस्था में अंतर होता है। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक अवस्था है, पूर्व सामाजिक अवस्था नहीं है। प्राकृतिक अवस्था परस्पर शांति और सहयोग की थी, आपसी मेलजोल की थी, बहुत अच्छा परिवेश था। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित होती थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि भी विद्यमान थी। इस प्रकार जॉन लॉक मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था एक उच्च आदर्श अवस्था थी। जॉन लॉक के मतानुसार विधि और स्वतंत्रता के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। वो कहते हैं जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता प्रारंभ हो जाती है। जॉन लॉक के मतानुसार विधि स्वतंत्रता और संरक्षण की ही नहीं करती बल्कि उसकी वृद्धि भी करती है। यानी कानून जो है वो स्वतंत्रता के रक्षक है। विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना करना कठिन है। इसके साथ साथ जॉन लॉक प्राकृतिक नियमों को स्वीकार करते हैं और प्राकृतिक विधि का अभिप्राय उनके अनुसार यह है कि व्यक्ति बुद्धिमान होने के कारण ईश्वरीय नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को संचालित करता है। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते की जो प्राकृतिक अवस्थाएं थी वो प्राकृतिक अवस्था को अच्छा मानते हुए भी उसने ये माना कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी। उसमें पहली कठिनाई उन्होंने ये माना कि ये एक स्पष्ट और मानव निर्मित नियम का अभाव था, पहला। दूसरा, इन नियमों को क्रियान्वित करने वाली कोई संस्था नहीं थी। और तीसरा, ये नियमों की व्याख्या करने वाली किसी निश्चित संस्था का अभाव था। यानी कानून बनाने वाला कोई नहीं था, कानून क्रियान्वित करने वाला नहीं था और उल्लंघन होने पर उसको न्याय करने वाली कोई संस्था नहीं थी। परिणाम स्वरूप इस अवस्था से मुक्ति पाने के लिए सामाजिक समझौता हुआ। इसलिए जॉन लॉक सामाजिक समझौते की विशेषता की बात करते हुए कहते हैं कि समझौता पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं था। समझौते में व्यक्तियों ने सभी अधिकार अपने पास रखे, केवल एक अधिकार, दंड देने का अधिकार दूसरों को सौंपा। समझौता टूटने के बाद सरकार समाप्त होगी, इसलिए व्यक्ति और प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह जाएगा। व्यक्तियों ने समझौते के द्वारा अपनी शक्ति बहुमत के समुदाय को प्रदान की। जॉन लॉक के अनुसार समझौते दो हुए। पहले समझौते में व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया और दूसरे समझौते में नागरिक समाज के द्वारा राज्य और सरकार का निर्माण किया गया। और जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते में व्यक्तियों को केवल दंड देने का अधिकार है। राज्य के लिए जॉन लॉक जो शब्द का यूज़ करते हैं वो कॉमनवेल्थ शब्द यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कॉमनवेल्थ को सौंपा गया। जॉन लॉक ने राज्य को नागरिक समाज या समुदाय में अंतर नहीं किया। समझौते के पश्चात भी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित थे। जॉन लॉक के समझौते में व्यक्ति महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। जॉन लॉक ने सरकार को सीमित करने के लिए सरकार के 3 अंगों को विभाजित किया: विधायिका, कार्यपालिका और विधि निर्माण करने वाली शक्ति। राज्य को सीमित करने के लिए लॉक ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसने संप्रभुता के स्थान पर ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग किया। इसके साथ साथ जॉन लॉक जो है वो अपने विचारों में सीमित और संवैधानिक शासन का आधार देते हैं। राज्य की संभावित निरंकुशता व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्न आधारों पर उन्होंने क्रांति की औचित्यपूर्ण ठहराया। यदि राजा या एक व्यक्ति विधि के स्थान पर निरंकुश शासन करने लगे तो क्रांति उचित है। जब राजा विधायिका से स्वतंत्र कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करे, जब राजा निरंकुश रूप से चुनाव या चुनाव के तरीकों को परिवर्तित करने लगें, जब राजा या विधायिका नागरिकों को किसी विदेशी शक्ति के हवाले सौंपने लगें, यदि सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी विधि की अवहेलना उसका पालन न करें तो क्रांति की जा सकती है। जॉन लॉक के मतानुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जाता है, राज्य या कॉमनवेल्थ विद्यमान रहता है, जबकि हॉब्स के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था पुनः आ जाएगी, क्योंकि हॉब्स के विचार में राज्य, समाज और सरकार सभी का निर्माण एक समझौते से हुआ है। जॉन लॉक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड
लाइबिलिटीज़ कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी की संज्ञा दी है, यानी लॉक ने सरकार को ट्रस्ट माना है। जॉन लॉक ने क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना, अपील टू हेवन शब्द का प्रयोग किया। जहाँ तक कॉमनवेल्थ या राज्य के कार्यों का प्रश्न है, उसके संबंध में जॉन लॉक कहते हैं कि राज्य को नकारात्मक कार्यों को करना चाहिए। एक तो विधि व्यवस्था को बनाए रखना और बाहरी जो शत्रुओं से है आक्रमण की रक्षा करना। इसके साथ जॉन लॉक प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया। उनका उल्लेख रॉबर्ट फिल्मर ने भी किया। जॉन लॉक के मतानुसार व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है। जॉन लॉक के मतानुसार पिता का बच्चों पर नियंत्रण एवं राज्य पर नागरिकों का नियंत्रण से अलग होता है। जहाँ तक अपने जॉन लॉक ने राज्य की प्रकृति का प्रश्न है, जॉन लॉक के मतानुसार राज्य नकारात्मक है, पुलिस राज्य है, रात्रि पहरेदारी का काम है उसे, और वे राज्य को अहस्तेवादी राज्य की संज्ञा देते हैं। समझौते की स्वतंत्रता को बनाए रखना और पितृसत्तात्मक राज्य का अभाव होना, ये उसके राज्य संबंधी विचारों का निष्कर्ष है। जहाँ तक जॉन लॉक की शासन प्रणाली का प्रश्न है, उन्होंने सहमति के शासन, सीमित शासन, राजतंत्र का विरोध, संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। जॉन लॉक ने प्रतिनिधि शासन के लिए प्रतिनिधित्व नहीं था। जॉन लॉक के लोकतंत्र एक साधन और उदारवाद एक साध्य था। जॉन लॉक के चिंतन में व्यक्तिवाद के स्पष्ट तत्व देखे जा सकते हैं। उन्होंने व्यक्ति को राज्य और समुदाय से ज़्यादा महत्व देने वाले विचारक माने जाते हैं, इसलिए उनको व्यक्तिवादी कहा जाता है। व्यक्तिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुख बढ़ाने के लिए राज्य को साधन मानते हैं, इसलिए वे उदारवादी उपयोगितावादी विचारक व्यक्ति की मान्यता में विश्वास रखते हैं। कुछ जो चिंतक हैं, आलोचक हैं, वो ये मानते हैं कि जॉन लॉक पूंजीवादी विचारक है, क्योंकि मैकफर्सन की रचना द पॉलिटिकल थ्योरीज एंड पैसिव में हॉब्स और लॉक को स्वतोन्मूलक व्यक्तिवादी कहा है। जेफरसन ने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा है, क्योंकि उन्होंने संपत्ति का समर्थन किया। और जेफरसन ये भी कहते हैं, मैकफर्सन्स ये भी कहते हैं कि लॉक का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना है। सीबी मैकफर्सन के अनुसार लॉक ने संपत्तिशाली लोगों को अधिकार प्रदान किए हैं। जेम्स टूली इस विचार से सहमत नहीं है। उनके अनुसार लॉक संवैधानिक शासन का समर्थक है। इसके अलावा जो आलोचक हैं वो लॉक के विचारों में विरोधाभास भी पाते हैं, कंट्राडिक्टरी विचारों की बात भी कहते हैं। जॉन लॉक के विचार एक और जहाँ अनुभववाद से प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर मध्यकालिक विचारक रिचर्ड हुकर का उन पर स्पष्ट प्रभाव है। लॉक के विचारों में हॉब्स की भांति तार्किक संगति विद्यमान नहीं है, क्योंकि उसमें 4 स्तर पर सर्वोच्च शक्ति की कल्पना की है। सरकार में विधायिका सर्वोच्च होगी, जबकि सरकार में सर्वोच्च समुदाय होगा। समुदाय का भी मूल उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। प्राकृतिक अधिकारों में महत्वपूर्ण प्राकृतिक विधि है। इसलिए यह भ्रम उत्पन्न होता है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय के दंड देने का अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझौता 1 हुआ या समझौता 2, ये स्पष्ट नहीं है। उदारवादी होते हुए भी मध्यकालीन विचारों से जो है वो लॉक अधिक प्रभावित लगते हैं। लॉक को हम जो है उनकी जो रचनाओं को देखने पर कह सकते हैं कि वो एक उदारवादी चिंतक के रूप में हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक टू ट्रीज ऑन यूअर गवर्नमेंट में पीटर लॉबसेट ने कहा है कि यह रचना 1688 की गौरवमय क्रांति से पहले लिखी गई थी। शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत के जन्मदाता मॉन्टेस्क्यू है। उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉस नामक पुस्तक की रचना की। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण में लॉक के विचारों का स्पष्ट प्रभाव था। तो लॉक को हम उदारवादी चिंतक, व्यक्तिवादी विचारक, सामाजिक समझौतावादी चिंतक और इसके साथ साथ व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के रक्षक के रूप में देख सकते हैं।